आज हम इस वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 के रिवीजन क्लासेस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्या, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो मैं आपको बता दूं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिकली 5 to 6 टाइप्स के बनते हैं। वो कैसे, चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो हम क्वेश्चन का टाइप लेते हैं वो कैसा है हमारा, डिपेंडेंसी बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कई बार देखा होगा कि एक क्वांटिटी अदर क्वांटिटी पे क्या है, डिपेंडेंट है। आपने कई बार देखा होगा, ऐसे क्वेश्चंस पीवाई क्यों बनते हैं कि एक क्वांटिटी डिपेंड हो रही है अदर क्वांटिटीज पे, तो ड्राइव देयर रिलेशन। क्वेश्चन में क्या पूछता है, उनका रिलेशन ड्राइव कीजिए, या फिर उनका बताना है कि वो क्वांटिटी कैसे कैसे उस पर डिपेंडेंट है। तो ऐसा ही डिपेंडेंट क्वेश्चन हमारा बनता है। जैसे मैं बोलूं कि कोई क्वांटिटी क्यू है, वो डिपेंड हो रही है अदर क्वांटिटी Q1 की पावर A पे, अदर क्वांटिटी Q2 की पावर B पे, एक और क्वांटिटी Q3 की पावर C पे। तो ऐसी क्वांटिटी का हमको क्या करना होता है, रिलेशन ड्राइव करना होता है। तो अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँ, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि मास किसी ऑब्जेक्ट का डिपेंड कर रहा है अप्लाइड फोर्स पे, ठीक है, टाइम पे एंड वेलोसिटी पे। किस पे बेटा, वेलोसिटी पे। तो मैं इसको ऐसे ना लिखते हुए मैं क्या लिखूंगा कि मास इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर ए, टाइम की पावर बी और वेलोसिटी की पावर सी। तो ऐसा कैसे, अब देखिए मैं किसको कैसे आगे सॉल्व करने वाला हूँ। हमें करना क्या है कि मास डिपेंड हो रहा है फोर्स पे, टाइम पे, वेलोसिटी पे, लेकिन फोर्स की जो पावर है उसकी वैल्यू क्या होगी, टाइम की जो पावर है बी उसकी वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी की पावर सी है उसकी वैल्यू क्या होगी, हमको ये सब बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं मास की, तो मास का जो फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो क्या होता है, एम। अगर मैं चाहूं तो L0 और T0 लिख सकता हूं। अगर मैं इस साइन हटाया किसका, प्रोपोर्शनलिटी का, तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट के आ जाएगा। इसका कोई काम नहीं होता, जस्ट एक दिखाने के लिए लगा दिया। एफ का जो फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, MLT माइनस टू, होल की पावर ए, टाइम का टी, होल की पावर वी, वेलोसिटी का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, लेंथ टाइम की पावर -1 और इस होल की पावर सी। अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे, बेटा मास की पावर क्या है, ए है, लेंथ की पावर क्या है बेटा, ए, लेंथ की पावर ए है, और यहाँ तो लेंथ है नहीं है, ए प्लस सी है, लेंथ की पावर ए और लेंथ की पावर सी। अगर मैं देखूँ टाइम, टाइम की पावर -2a है, कितना है बेटा, 2a, प्लस का b और माइनस का c दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इधर देखूं तो k ब्रैकेट मल्टीप्लाइड हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा, तो ML0T0। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा पावर को, तो सबसे पहले मैं मान के चलिए मैंने किया m की पावर को कंपेयर, तो यहाँ m की पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ मैंने देखा m की पावर कितनी है बेटा, 1। यहाँ कितनी m की पावर, अकेला a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। क्लियर है, बोलिए। अगर मैं बात करूँ l की पावर, तो बेटा l की पावर यहाँ पर कितनी है, 0। कितनी l की पावर यहाँ पर हमारी, 0। यहाँ कितनी है, a प्लस सी, a प्लस सी, है कि नहीं। तो मैं अगर देखूंगा तो सी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का a आ जाएगी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -1 आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं देखूँ टी की पावर 0, टी की पावर देखूंगा तो यहाँ भी कितना आएगा, 0 आएगा। और अब देखिए यहाँ पर -2a इक्वल टू में -2a प्लस का b माइनस का c। बेटा a की वैल्यू है कितनी है हमारी, 1, तो ये माइनस का 2 ही रहेगा, प्लस का b, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि c की वैल्यू हो गया -1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो b की वैल्यू बनती है वो कितनी आ रही है, -1 इक्वल टू 1, कितना आ जाएगा b की वैल्यू, 1 आ जाएगी। इसका मतलब कि जो हमारा मास है वो k टाइम्स है किसका, फोर्स की पावर 1, ओके, टी की पावर 1 और वेलोसिटी की पावर -1। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको इस तरीके से क्या करना है, इसको सॉल्व करके देख लेना है। बात समझ में आई, क्या है ये, एक हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी वाला क्या है बेटा, हमारा एक टाइप है। ये ऐसा कोई सिलेबस में हार्ड एंड रूल नहीं है कि यही आपको क्वेश्चन मिले। मैं तो बता रहा हूँ कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, तो कैसा क्वेश्चन फ्रेम होता है वो मैंने आपको भी बता दिया। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन पे। तो आइए मैं चलता हूँ इसके बाद, देखिए।
अब एक क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताता हूँ, टू चेक द डायमेंशनल होमोजेनिटी, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। मतलब कि कोई इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है तो बताइए जो वेरिएबल्स हैं या फिर जो हमारे पास कांस्टेंट ABCD हैं उनकी वैल्यू क्या आती है। उस तरीके क्वेश्चन आपने PYQ में जरूर देखा होगा। वैसे ही क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल के तौर से करवा के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि कोई इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल्स टू AT प्लस BT क्यूब प्लस में CT स्क्वायर, ऐसा कुछ हमारी इक्वेशन है। ठीक है, तो बताइए, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेसिक। तो बताइए टू मेक दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट व्हाट आर द वैल्यू ऑफ A, B and C। टू मेक दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ A, B and C। तो उसके लिए देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि दो क्वांटिटी को आप जब ऐड कर सकते हो व्हेन दे आर इन सेम यूनिट। जैसे मान लीजिए मेरा मास अभी कुछ होगा और मेरे साथ कोई और व्यक्ति खड़ा हुआ है पास में, तो अगर आप दोनों का मास कंपेयर करोगे तो दोनों की यूनिट क्या होंगी, सेम होंगी। या फिर हम दोनों के मास को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, मास ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो लेंथ आ जाएगा। मैं जैसे मैंने क्या बोला कि लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करो, सॉरी लेंथ को लेंथ से प्लस करोगे या माइनस करोगे तो लेंथ आएगा। अगर मास को मास से प्लस माइनस करोगे तो क्या आएगा, मास ही आना है। तो ऐसे ही AT x के बराबर आएगी, BT क्यूब x के इक्वल आएगा, CT स्क्वायर x के इक्वल आएगा। तो वहां से हम अगर मैं AT को x के बराबर करता हूं, इससे पहले बता दें कि जो x है वो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और जो t है वो क्या है, टाइम है। बस, तो AT को इक्वल किया x के, बेटा x का डायमेंशन फॉर्मूला L, टाइम का t, AT, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा बेटा, LT माइनस 1। क्लियर। ऐसे ही अगर हम BT क्यूब को इक्वल करें x के, तो BT, तो यहाँ से B इंटू टी की पावर 3 इक्वल टू L, बिकॉज x का क्या होगा, L होगा। तो B बराबर कितना आ जाएगा, LT माइनस 3। क्लियर है। ऐसे ही आप CT स्क्वायर को इक्वल करोगे किसके, x के, तो C का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैपिटल T का स्क्वायर बराबर L, तो C कितना आ जाएगा बेटा, L T माइनस 2 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डायमेंशनली चेक करते हैं कि क्या ये हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। बट मैंने यहाँ पर बोला था कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, बट इसको डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए ABC की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मैंने हर एक टर्म का क्या किया, इक्वेट किया किसके साथ, x के साथ। बिकॉज अगर ये और ये ऐड करोगे तो क्या आएगा, x ही आना है। देखो तीन लोगों का मास ऐड करो तो क्या आएगा, मास ही तो आना है। तो ऐसे ही लेंथ 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 ऐड करो क्या आएगा, लेंथ ही तो आएगा या डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो बात समझ में आ गई होगी कि ABC कैसे हमने इससे फाइंड किए। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, एक PYQ कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये जो फंक्शंस होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे, डायमेंशन लेस। क्या होते हैं बेटा, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मतलब जैसे मान के चलिए साइन CX दिया है, क्या दिया है, CX, तो साइन CX हमारा क्या है, डायमेंशन लेस है। अब साइन डायमेंशन लेस कब होगा, जब C इंटू एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, M0 L0 और T की पावर 0। या फिर इसको मैं ऐसा ना लिखते, क्या दूसरे पर सिर्फ कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू लिख दो, 1 लिख दो। ठीक है, तो C की वैल्यू 1/x के बराबर होगी। इसका मतलब C का डायमेंशन क्या होगा, L की पावर -1। देखो इसका बेटा आएगा L, इसका आएगा क्या, L-1। तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे, डायमेंशन लेस वैल्यू देंगे, L0 देंगे। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, डायमेंशनली लेस हो जाएगी। क्लियर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर हम इसका एक ग्राफ देख लें, सॉरी क्वेश्चन देखें, तो क्या e की पावर माइनस CX² अपॉन t, वेयर x एंड t आर द टाइम, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम। तो इसको डायमेंशनली लेस होने के लिए ये वैल्यू क्या करना पड़ेगा, CX² अपॉन t बराबर 1 कर दो। माइनस साइन को छोड़ दो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि वो भी हमारा क्या एक नंबर होगा -1। तो C इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टी इक्वल टू 1, तो C के लिए कितनी आ जाएगी, T बाय
एक्स का स्क्वायर। बेटा टी का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी, एक्स का क्या होता है एल स्क्वायर इक्वल टू सी, तो सी का कितना आ जाएगा एल टू टी माइनस का। बात समझे? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो फंक्शन होते हैं हमारे डायमेंशन लेस, तो उनकी अननोन वैल्यूज को आप फाइंड कर सकते हो। चलिए इस पर बेस्ड एक हम पीवाईक्यू का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्लियर? देख लिया आपने? मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस, डब्ल्यू इज वर्क डन, इट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा ई की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी, वेयर टी इज व्हाट, टेम्परेचर। आप बता दें कि जो डब्ल्यू है वो हमारा वर्क है, क्लियर, और जो हमारा के है वो क्या है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्लियर। और जो कैपिटल टी है दैट इज आर टेम्परेचर, वो क्या है हमारा टेम्परेचर। वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा एक्स है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। वेयर एक्स इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। आपसे पूछा है कि जो हमारा अल्फा है उसकी डायमेंशन क्या होगी, जो अल्फा है उसकी डायमेंशन क्या होगी। क्वेश्चन द्वारा समझिए कि मैंने बोला कि जो हमारा वर्क है वो अल्फा स्क्वायर बीटा ई टू द पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर बाय के टी दिया है। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी इज व्हाट, टेम्परेचर, ये दिया है। तो इसमें हमको बताना है कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ अल्फा। अब देखिए अगर मैं इसको देखूं, जो हमारा ई टू द पावर समथिंग दिया है, ई टू द पावर समथिंग दिया है माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय के इंटू टी, ये दिया है। अब ये पूरा का पूरा क्या है, डायमेंशन लेस है। तो यहाँ से वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा। मुझे चाहिए क्या बेटा, अल्फा। अल्फा के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में वर्क अपॉन बीटा करना पड़ेगा। बट अल्फा फाइंड करने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, बीटा की रिक्वायरमेंट है। तो बीटा मैं कहाँ से लाऊं, बीटा मैं यहाँ से लाऊंगा, जो ई की पावर है। बताया था समथिंग की पावर या एक्सपोनेंशियल पावर जो भी हो वो क्या होगा हमारा, डायमेंशन लेस के बराबर होगा। तो क्यों ना मैं बीटा एक्स स्क्वायर को के टी के इक्वल कर दूं, या फिर इसको हम क्या कर दें, 1 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से बीटा बराबर के इंटू टी अपॉन में एक्स का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। बेटा के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो क्या होता है बेटा, ये एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। और के मल्टीप्लाई में क्या था बेटा, टेम्परेचर था। इस पूरे को डिवाइड अगर मैं कर दूंगा किससे, एल स्क्वायर से, बेटा टेम्परेचर टेम्परेचर क्या हुआ हमारा, कट गया, कट गया। अब बीटा जो बच रहा है वो हमारा क्या बच रहा है, एनर्जी अपॉन एक्स स्क्वायर, एनर्जी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है वो सभी लोग जानते हैं, क्या होता है, क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर। तो बेटा एल स्क्वायर से एल स्क्वायर समाप्त हो गए, तो बीटा बचा, कितना बचा, बीटा बचा, कितना बचा, बीटा बराबर एम टी माइनस टू, ये बाकी रहा। अब ये वैल्यू क्या मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, सभी लोग जानते हैं कि वर्ग का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, अरे बोलो कितना होता है, अरे कोई तो बोलो। देखो W जो होता है वो क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल, या फिर एम टी माइनस टू। अरे बेटा बीटा की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दी, तो टी माइनस टू एम एम बचा क्या, अंडर रूट में एल स्क्वायर, इट विल गिव यू व्हाट एल। अरे ये क्या हुआ, ये तो वही हुआ जो नहीं होना था, क्या अल्फा एल के बराबर आ गया। देखो कितना बड़ी बात बोली कि अल्फा एक्स के बराबर हो गया, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की क्या हो गया, बराबर हो गया। ये क्या हुआ, अल्फा एक्स स्क्वायर की, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि द डायमेंशन ऑफ एक्स एंड अल्फा इज सेम, डायमेंशन ऑफ एक्स एंड अल्फा इज व्हाट, सेम। बात समझे? ये हमारा पी वाई का क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस में पूछा गया था। क्लियर है? आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। क्लियर? देख लीजिए। अब आपने इसको देख लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम आगे की ओर चलते हैं इसमें, कि जो हमारा नेक्स्ट टाइप जो बनता है वो क्या है हमारा, कि
एरर बनता है, एक तो फ्रैक्शनल एरर, एक बनता है क्या बेटा, परसेंटेज एरर। जनरली सबसे ज्यादा जो एरर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, फ्रैक्शनल एरर या फिर परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर या फिर हमारा क्या, परसेंटेज एरर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं हम एरर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इसकी बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल एरर की। तो ये मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी है हमारी पी, कोई क्वांटिटी हमारी क्या बेटा, पी, जो कि डिपेंड करती है हमारा किस पे, क्यू पे, आर पे, एस पे और टी पे। मैं चार ले लिया, मे भी आप दो लो, तीन लो या एक लो, जैसा भी क्वेश्चन फॉर्मूला बने वैसा। तो P डिपेंडिंग ऑन Q की पावर A पे, R की पावर B पे, S की पावर C पे और T की पावर D पे, ऐसे डिपेंड कर रही है। तो अगर मैं इस P का क्या निकालूंगा, फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा P अपॉन P, तो उस कंडीशन में मेरे को करना क्या है कि जो जो भी हमारा क्वांटिटीज की पावर है वो उन क्वांटिटी के फ्रैक्शनल में मल्टीप्लाई आएगी। बात समझ में नहीं आई है, दोबारा देखिए मैं क्या बोला, कि जो भी हमारा पावर है वो उन क्वांटिटीज के फ्रैक्शनल एरर के मल्टीप्लाई में आ जाएगी। जरा नहीं है तो दोबारा देखो क्या, कि जो ए है वो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू के मल्टीप्लाई में आ जाएगी, क्लियर है। प्लस जो बी है वो हमारा डेल्टा आर अपॉन आर के मल्टीप्लाई में आ जाएगी, प्लस जो सी है वो डेल्टा एस अपॉन एस के मल्टीप्लाई में आ जाएगी, प्लस जो बेटा डी है वो हमारा डेल्टा टी अपॉन टी के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर फ्रैक्शनल एरर, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर फ्रैक्शनल एरर। आपको कुछ नहीं करना, किसके लिए, परसेंटेज एरर के लिए। परसेंटेज एरर की अगर आप बात करेंगे, किसकी, परसेंटेज एरर, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो भी आपने फ्रैक्शनल निकाला है उस फ्रैक्शनल में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और बाहर साइन लगा देंगे क्या, परसेंटेज का। दैट्स हाउ यू विल गेट परसेंटेज एरर। देयर आर टू काइंड ऑफ एरर ओनली, व्हाट, फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर, व्हिच आर आस्क्ड इन द एग्जाम, क्लियर है। तो आपको ये समझ में आया हो तो इस पर बेस हम क्वेश्चन करते हैं, जरा शांति से, जरा जल्दी जल्दी देखिएगा, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं जो हमारा पी वाई क्यू पूछा गया है, इसको देख लीजिए पहले। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, अ सिलिंड्रिकल वायर, एक कोई हमारा सिलिंड्रिकल वायर है, इसका मास दे रखा है हमको, समथिंग कुछ दे रखा है। मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा बोला है क्या, कि सिलिंड्रिकल वायर ऑफ मास 0.4, मास दिया है 0.4 प्लस माइनस 0.01 ग्राम। आपको बता दें कि बेटा मास दिया है 0.4 और 0.01 ग्राम, इतना क्या दिया है आपको, मास दे रखा है। आपको बता दें कि जो 0.01 है ये क्या है, फ्रैक्शनल, मतलब ये क्या है कि इस वैल्यू में या तो ये प्लस होगा या माइनस होगा, बात समझे। या तो ये 0.41 हो सकता है या फिर ये 0.39, किसका, किसी ऑब्जेक्ट का मास इतने से इतने के बीच में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये होता है, बस समझे। फिर इसके बाद हमको दिया है लेंथ, क्या दिया है मेरे भाई, लेंथ। लेंथ कितना दिया है हमको, वो दिया है हमको 8 प्लस माइनस 0.4, 8 प्लस माइनस 0.4 क्या, सेंटीमीटर। उसके बाद हमको दिया है रेडियस, बोले तो आर, क्या दिया है हमको, 6 प्लस माइनस 0.03 मिलीमीटर, क्या दिया है, मिलीमीटर। अब यहाँ से हमको जो पूछा है वो क्या पूछा है, मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी, मतलब हमसे पूछा है डेल्टा रो अपॉन रो, परसेंटेज में, किसमें बेटा, परसेंटेज के फॉर्म में हमसे ये पूछा गया है। मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी हमसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो मास है और जो वॉल्यूम है और जो डेंसिटी है, दे ऑल आर रिलेटेड बाय अ फॉर्मूला व्हाट, रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास को मास रहने दो, बट वॉल्यूम को, ये एक सिलिंड्रिकल वायर है, सिलिंड्रिकल वायर का वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर टाइम्स व्हाट, लेंथ या हाइट आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू विल गेट डेंसिटी, क्लियर है। बट जब भी कभी देखो पाई एक कांस्टेंट टर्म है, उसका चेंज जीरो आएगा। तो अगर मैं डेल्टा रो अपॉन रो फ्रैक्शनल निकालूंगा इसका, डेंसिटी का, तो वो क्या आ जाएगा, एम, अभी पीछे फॉर्मूला देखा था उसके जस्ट इसके पहले, उस फॉर्मूले से डेल्टा एम प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर,
बोलिए बेटा, r की पावर 2 है तो 2 कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, बात समझे, प्लस व्हाट, डेल्टा l अपॉन l। बात क्लियर है। तो यहाँ से डेल्टा एम मतलब कितना दिया है, ये दिया है 0.01 डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.4 अपॉन 8, क्लियर, प्लस नो नो इट्स लेंथ, इट्स नॉट लेंथ, इट्स रेडियस, इट इज 0.3 पर 6। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ ये मिलीमीटर में, यूनिट चेंज करने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज चेंज करोगे तब भी वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्लियर। तो अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ कितना आएगा बेटा, 0.4 अपॉन 8 आ जाएगा, 0.4 बाय 8 आ जाएगा, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, और इसमें हमको चाहिए क्या, परसेंटेज है, तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से बाद में क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके लिए, परसेंटेज के लिए। तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये 1 अपॉन 0.4, या फिर इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा फाइनल आंसर वो क्या आएगा, 4% के बराबर आएगा। बात समझे, मैथमेटिक्स आप खुद से कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने का जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 पॉइंट या फिर 4% आएगा, इट इज 0.04, इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 100 देन इट विल गिव यू व्हाट, 4%। बात समझे, बोलिए। इसके बाद हम एक और टाइप का एरर देखते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस बनते हैं जहां तक उस पर, और चलिए अब आगे क्वेश्चन और देखते हैं हम, कि जो हमारा एक क्वेश्चन है एरर का, एक क्वेश्चन में दे रखा है कि रेजिस्टेंस दे रखा है सिस्टम में, R1 बराबर 10 प्लस माइनस 0.5 ओम, ऐसा कुछ दे रखा है, और R2 का जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या दे रखा है, 15 प्लस माइनस 0.5 ओम, ऐसा कुछ आपको दे रखा है। मैं इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कितना दे रखा है रेजिस्टेंस इसका, 10 एंड 15, ओके। तो आपको बताना है कि रेजिस्टेंस को जब आप जोड़ोगे पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या आएगा हमारा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ये है। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है कि जो R इक्विवेलेंट है उसमें परसेंटेज एरर कितना आ सकता है, R इक्विवेलेंट है उसमें परसेंटेज एरर कितना आ सकता है। तो उसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जब भी कभी इस प्रकार इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें हमारी क्वांटिटी कहाँ है, रेसिप्रोकल में है, तो उस केस में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये डी आर इक्विवेलेंट अपॉन में आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर बन जाएगा, और ये डी आर वन अपॉन में आर वन प्लस डी आर टू अपॉन में R2, ये बन जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ से आप D को चेंज कर सकते हैं डेल्टा के फॉर्म में, तो डी आर इक्वलेंट अपॉन में R इक्वलेंट का स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन में R1 का स्क्वायर, इनका भी स्क्वायर आएगा, R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन में R2 का भी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका क्या निकाल सकते हो, फ्रैक्शनल एरर निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट 2 बार है, तो मैं क्या कर दूंगा, एक आर इक्विवेलेंट ऊपर भेज दूंगा मल्टीप्लाइड में, तो ये डेल्टा आर इक्विवेलेंट इंटू आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, डेल्टा R1 अपॉन में R1 स्क्वायर प्लस में डेल्टा R2 अपॉन में R2 स्क्वायर, और इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, एक बार आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। देखो ये जो आर इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। और डेल्टा R1 आपको ये दिया है, डेल्टा R1 आपको बेटा ये दिया है, डेल्टा R2 आपको ये दिया है, और R1 R2 की वैल्यू आपको ये दे रखी है। आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकालोगे, डेल्टा R2 डेल्टा R2 R1 R2 ये दे रखे हैं, इस फॉर्मूले जब आप रखोगे तो इसकी वैल्यू जो आती है हमारी लगभग वो कितनी आती है, 4.33 परसेंटेज एरर आती है हमारी, कितनी आती है, 4.33 परसेंटेज एरर आती है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हम मैथमेटिक्स करने जाएंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको क्वेश्चन का तरीका समझिए कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। आपको ये पैटर्न फॉलो करना जब भी हमारा कोई क्वांटिटी किस में आ रही है, रेसिप्रोकल में आ रही है, क्लियर है। चलते हैं आगे, एक उसको आप देख लीजिए। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जनरली हमारे दो टाइप के जो है, जो हमारे सिलेबस में, एक है हमारा वर्नियर कैलिपर और एक है हमारा क्या, स्क्रू गॉज। तो हम देखते हैं, पहले देखते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और इसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमीटर, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी डेप्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की,
क्लियर। तो इसको यूज करने का तरीका क्या है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स का जो डायग्राम है वो किस तरीके का दिखता है, देखा होगा आपने। तो अगर हम बात करें तो दो स्केल होती है, एक स्केल होती है हमारी क्या, वर्नियर स्केल, एक होती है क्या हमारी वर्नियर स्केल, और एक क्या होती है हमारी मेन स्केल, मेन स्केल। तो जनरली क्या होता है, ये होती है हमारी वर्नियर स्केल, सॉरी मेन स्केल, और इसके जस्ट नीचे क्या रहती है हमारी एक वर्नियर स्केल। क्या होती है बेटा, वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल में हमारे पास मे बी सेंटीमीटर में हो हर एक डिवीजन, या में हो, ठीक है। और वर्नियर में हमारे पास टोटल 0 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है, 9 तक। टोटल कितनी है, 10, ठीक है। तो यहाँ से ये ऐसे कुछ चलता जाता है, मैंने काउंटर के लिए लिखा है, ऐसे लिखा है, ठीक है। तो हमको बस ये पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम क्या, मेन स्केल, इसको बोलते हैं क्या, वर्नियर स्केल, ठीक। मेन स्केल और वर्नियर स्केल से हमको निकालना पड़ता है कि ये जो वर्नियर कैलिपर है ये कितना कम से कम मेजरमेंट दे सकता है, मतलब कितना एक्यूरेट आंसर दे सकता है, उसको बोलते हैं हम क्या, लीस्ट काउंट। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट की कितनी मिनिमम एक्यूरेसी है या मैक्सिमम एक्यूरेसी है, तो उसको बोलते हैं क्या, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हम बताते हैं आपको, किसका, वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर कैलिपर का। तो मान लीजिए 1 इस मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये जो वैल्यू आएगी इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं, किसका, वर्नियर कैलिपर का। जनरली मान लीजिए हमारे पास एन, मान लीजिए हमारे पास एन वर्नियर स्केल डिवीजन है, ठीक है, और ये n-1 मेन स्केल डिवीजन से क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। हमको इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे, हमने देखा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन विल गिव यू व्हाट, n-1 अपॉन में n मेन स्केल डिवीजन, क्लियर है, बोलिए, ठीक है। तो यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन एज इट इज रहेगा हमारा, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, 1-1/n मेन स्केल डिवीजन, क्लियर है, 1-1/n मेन स्केल डिवीजन, क्लियर। और ये क्या है हमारा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ से या इसको ऐसे लिख दूँ सीधे सीधे सीधे, या फिर मेन स्केल डिवीजन माइनस मेन स्केल डिवीजन अपॉन में n, क्लियर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ लगाया माइनस 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 प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, क्लियर। और मैं एम एस डी दोनों तरफ क्या कर दूंगा, 1 MSD ऐड कर दूंगा, 1 MSD ऐड कर दी, तो इससे ये क्या होगा बेटा, कट गया, इससे ये क्या होगा बेटा हमारा, कट गया। तो 1 MSD और 1 BSD विल गिव यू व्हाट, लीस्ट काउंट, 1 MSD और 1 BSD विल गिव यू व्हाट, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा, मेन स्केल डिवीजन अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। मेन स्केल डिवीजन कितनी, 1 अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ये n क्या था, ये n क्या था बेटा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, क्लियर है। तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला बनता है हमारा, तो क्या बन जाएगा, 1 या फिर 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर कैलिपर। बात समझे, इसको मैं दोबारा बता देता हूँ कि मेन स्केल, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के मान लीजिए n डिवीजन है जो n-1 टाइम्स हो रहे हैं इसके MSD डिवीजन के साथ। अब ये मैंने लेट किया है, अब ये कोई रूल नहीं है कि ये n है तो ये n-1 होगा, क्या पता ये n-2 भी हो सकता है, क्लियर। तो उसके हिसाब से चीज़ें हमारी वेरी करेंगी, बात क्लियर हुई। अब इसके बाद हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे। एक क्वेश्चन दिया है हमको कि, मैं इसको पहले हटा देता हूँ, देख लिया होगा आपने। क्वेश्चन से पहले एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि मान लीजिए हमारा ये जो है मेन स्केल, ठीक, इस मेन स्केल का ये रहा 0, और ये यहाँ पर है हमारी वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल का भी 0 क्या है हमारा, जस्ट एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। तो अभी इसमें कोई एरर नहीं है, जब 0 0 दोनों के क्या होंगे, कोइंसाइड, जब हमारा सिस्टम टोटल क्या है, बंद है, वर्नियर सिस्टम। और अगर मैं बोलूँ कि ये 0 या तो लेफ्ट में या राइट में या फिर लेफ्ट में, या तो अगर ये राइट राइट में होगा या फिर ये क्या होगा, लेफ्ट में होगा। अगर बेटा राइट में होगा तो ये हमको एक्स्ट्रा क्या देगा, मेजरमेंट देगा, क्या देगा ये हमको, एक्स्ट्रा मेजरमेंट। और यदि ये लेफ्ट में होगा तो ये क्या हमको देगा, लेस मेजरमेंट, लेस मेजरमेंट। तो जब आपको एक्स्ट्रा मेजरमेंट दे रहा है तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, जितना इसका एक्स्ट्रा आ रहा है उसको माइनस करना पड़ेगा, नेगेटिव, या फिर क्या करना पड़ेगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। और यदि लेस है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बाद में ऐड करना पड़ेगा, बात समझे। अभी क्वेश्चन से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, फिलहाल के लिए भी इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड दी नो द वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ 1 कैलिपर रीड्स 1 mm, मतलब आपको एक MSD की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है 1 मिलीमीटर। क्लियर। फिर है 10 डिवीजन ऑफ 1 स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन, 10 VSD इक्वल टू 9 MSD ऐसा क्वेश्चन है बोला है। When two jaws of the instruments touch each other, मतलब जब सिस्टम हमारा प्योर बंद है, पूरा बंद है, और हम बोल रहे हैं कि उससे अभी हमने मेजरमेंट स्टार्ट नहीं किया, मतलब सिस्टम अभी हमारा क्या है, पूरा बंद है। बंद का मतलब ये हुआ कि जो दो जॉ होती हैं आपस में क्या है, कॉन्टेक्ट में है अभी। क्लियर। तो उसकी रीडिंग कितनी आ रही है 0, बट 0 नहीं आ रही है। When two jaws of the instrument touch each other, the zero of the vernier lies to the right। देखो ये काम की बात है, ये रही हमारी मेन स्केल, इसका 0 यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर 0 मान लिया, ठीक है। अब 0 ऑफ वर्नियर स्केल, ये रही हमारी वर्नियर स्केल, यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है। द 0 ऑफ वर्नियर स्केल lies to the right of the 0 of the main scale and its fourth division, 0 के बाद 1 2 3 4, फोर्थ डिवीजन इसके किसी स्केल से क्या हो रही है, कोइंसाइड हो रही है। कौन सी डिवीजन इसकी, फोर्थ डिवीजन, ये भी याद रखिएगा। फिर है ये दिया आपको क्या, इसने क्या दिया बेटा इसको, हमने इसने हमको क्या दिया, ये एरर दिया है। तो पहले इस एरर की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू इन mm कितनी होगी। जैसे इसको इसने हमको mm में दिया है, ये वाली बात, इसके लिए निकालेंगे कि इस एरर की वैल्यू mm में कितनी होगी। तो एरर फाइंड करने का तरीका क्या होता है, कौन सी डिवीजन है वर्नियर स्केल की जो कोइंसाइड हो रही है, फोर्थ डिवीजन। कौन सी डिवीजन है, फोर्थ डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। उसमें मल्टीप्लाई कर देना किससे, लीस्ट काउंट से। बेटा लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, 10 VSD बराबर 9 MSD। क्लियर। तो यहाँ से VSD 1 बराबर क्या आ जाएगा, 9/10 MSD। क्लियर है, बोलिए। आप माइनस लगाइए, माइनस लगा दीजिए, और 1 MSD दोनों तरफ क्या कर दो, ऐड कर दो। कर दिया तो ये क्या दे देगा, 10 - 9 अपॉन में 10 दे देगा। इंटू में क्या जाएगा बेटा, MSD, तो 1/10, और एक MSD में कितना है, 1 mm है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 मिलीमीटर। क्या आ जाएगा हमारा, ये लीस्ट काउंट आ जाएगा। क्लियर है। तो लीस्ट काउंट, एरर का जो लीस्ट काउंट, एरर का एरर जो आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है, एरर 4 × 0.1, तो 0.4 mm पर क्या आ गया हमारा, एरर आ गया। क्लियर है। तो ये एरर हमको बाद में क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 0 के मेन स्केल के 0 के राइट में, मतलब ये एक्स्ट्रा क्या देगा, एक्स्ट्रा क्या देगा, एरर देगा। इसको हम क्या करेंगे, बाद में सबट्रैक्ट करेंगे फाइनल रीडिंग से। ठीक। इसके बाद अब हमको क्वेश्चन में जो दिया है रीडिंग के लिए, वो ये बोला है कि व्हेन अ स्फेरिकल बॉब, कोई स्फेरिकल बॉब लिया आपने, इज टाइटली प्लेस्ड बिटवीन द टू जॉज, जो इसके जॉ होते हैं उसके जॉ के बीच में इसको फंसा दिया है। द 0 ऑफ द वर्नियर स्केल, रीडिंग क्या बता रहा है कि ये जो मेन स्केल है, इस मेन स्केल का जो डिवीजन है, कौन सा, पहला, एक ये है 4.1 सेंटीमीटर वाला, एक है 4.2 सेंटीमीटर, मतलब 0 हमारा जहां पर आ रहा है, किसका, मेन स्केल का, सॉरी वर्नियर स्केल का 0 हमारा कहां पर आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है। तो बतानी है आपको, और साथ ही साथ ये बोला है कि 0 का जो हमारी वर्नियर स्केल है उसका 1 2 3 4 5 6 डिवीजन क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। तो आपको बताना है इसकी मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी, मतलब इसकी रीडिंग कितनी होगी, एग्जैक्ट रीडिंग। तो मैं बोला वो है हमारी ट्रू रीडिंग, TR। ठीक है। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले 0 कहाँ लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में, कैन यू चेंज इट इनटू mm, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये 42 mm हो जाएगा, और ये 41 mm हो जाएगा। तो देखिए 0 से पहले क्या है, 4.1, क्या ये 0 हमारा 4.2 के बाद आ रहा है, नहीं आ रहा। तो 0 की जो हमारा रीडिंग होगी 4.2 से कम होगी, तो मैंने मान ली 41 है mm में, मान लिया 41 है प्लस। अब जरा देखिए इस वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 डिवीजन क्या हो रहा है, मेन स्केल से कोइंसाइड हो रहा है। यहाँ 4 हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा था, 6। ये बात थी इनिशियल, ये बात थी हमारी जब रीडिंग ले रहे हैं। तो 6 डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद द व्हाट, किससे हो रहा है, मेन स्केल से। तो 6 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, हमने वैल्यू निकाली, कितनी निकाली है, 0.1 mm, 0.1। क्लियर है। अब ये तो आया हमारा टोटल रीडिंग, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए ट्रू। ट्रू के लिए क्या करेंगे, हम एरर को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा माइनस का, 0.4। क्लियर है। तो 41 प्लस
0.6 माइनस 0.2, 0.4, ये क्या देगा 4, 0.2 देगा, तो फाइनल रीडिंग क्या आएगी 41.2 mm आ जाएगी। या फिर इसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर तो कितना आएगा वो 4.12 सेंटीमीटर। क्लियर है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने इसको पहले कभी ट्राई किया होगा या पहले कभी पढ़ा होगा तो आपको जो मैंने बताया वो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इस क्वेश्चन को आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको मे भी चीज़ें एक बार समझ में ना आई हो। ठीक है, तो आप एक बार उसको बुक से पढ़ना। और मेरा जो क्वेश्चन है इसमें मैंने आपको बताया है कि क्या मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन, या वर्नियर स्केल और वर्नियर स्केल और मेन स्केल से कैसे हम लीस्ट काउंट निकालते हैं, उसके अलावा कैसे हम उसकी रीडिंग लेके आंसर फाइनल रीडिंग लेके आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं किसके स्क्रू वॉच पे। देखिए, स्क्रू गॉज आपको पता है थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। स्क्रू गॉज यू नो वेरी वेल दैट देन इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो इसमें मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, दो स्केल बताता हूँ। एक होती है हमारी मेन स्केल, एक होती है हमारी क्या सर्कुलर स्केल। क्या होती है सर्कुलर स्केल। ठीक है, इस मेन स्केल पे होती है हमारी एक लीनियर स्केल। ठीक है, और इस पे होती है हमारी एक सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो मेन स्केल क्लियर, और ये क्या है हमारी सर्कुलर स्केल। तरीका क्या है बेटे कि मेन स्केल हमारी ओपन होती है। कैसे, जैसे मान के चलिए ये रही हमारी मेन स्केल, अभी मेरा हाथ ऐसे है, मैं इसको घुमा रहा हूँ, घुमाते घुमाते ये पीछे जा रहा है और मेन स्केल क्या हो रही है हमारी ओपन हो रही है। या फिर इसको देखो, अभी ऐसे है, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, तो देखो मेरा हाथ इस स्केल को बाहर ला रहा है और इसकी जो लेंथ है वो भी क्या हो रही है मेरी सामने से जहाँ दिखाई देने लगी। अब अगर बंद करूंगा तो लेंथ क्या हो जाएगी, छुप जाएगी, अंदर छुप जाएगी। तो यही बता रहा हूँ कि ये जो स्केल है सर्कुलर स्केल, ये इस स्केल पे क्या होती है घूमती है। क्या होती है घूमती है। ठीक, तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये स्केल हमारी बाहर आती जाएगी, जब मैं इसको बंद करूंगा तो ये स्केल हमारी अंदर जाती जाएगी। तो अब देखिए इसका एक रोटेशन एक रोटेशन किया तो ये हमारी कितना बाहर आया, या फिर कितना पिच हमको दिया एक रोटेशन में कितना पिच हमको दिया। तो ऐसे ही इसका लिस्ट काउंट बनता है कि पिच पिच का मतलब एक चक्कर। जैसे देखिए मैं इस पे ऐसे घुमाया इसको, एक चक्कर घुमाया तो ये कितना बाहर आया, उसको बोलते हैं हम क्या पिच बोलते हैं। तो कितना पिच मिला कितने डिवीजन से, कितने डिवीजन से। अब डिवीजन किसी में 100 होते हैं, किसी में 50 होते हैं, तो वो डिवीजन पर डिपेंड करता है। तो लीस्ट काउंट स्क्रू गॉज का हम हमेशा ऐसे ही निकालते हैं, कितना पिच मिला कितने डिवीजन घुमाने से। क्लियर है, हमको एक राउंड में 100 डिवीजन हो सकते हैं या फिर 50 डिवीजन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का पिच दे रखा है हमको 0.5 मिलीमीटर, कितना दे रखा है 0.5 मिलीमीटर पिच, क्या दे रखा है पिच दे रखा है। क्लियर है, अब इसके बाद हमको दे रखा है डिवीजन, डिवीजन कितनी है हमारे पास 50। कितनी डिवीजन है बेटा 50 डिवीजन है। ठीक है, तो पिच इतना है डिवीजन इतनी है, तो लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय एम में 50। क्लियर, तो ये कितना आएगा 0.01, कितना आएगा ये 0.01 आएगा। क्लियर है एम में, तो ये इसका क्या आ गया लीस्ट काउंट आ गया। समझे, अब ऐसे ही इसका एक हम क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे। मैं एक पार्ट को हटा दूं, देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमको क्या कि स्क्रू गॉज ऑफ पिच 0.5 mm। क्वेश्चन दे रखा है पिच दे रखी है कितनी 0.5 mm दे रखी है, इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ डायमीटर लेंथ दे रखी है कितना हमको 6.8 सेंटीमीटर 6.8 सेंटीमीटर, और हमको इसकी क्या निकालनी है डायमीटर निकालनी है। ठीक है, द मेन स्केल रीडिंग इज 1.5 mm, मेन स्केल रीडिंग 1.5 मिलीमीटर। क्लियर है, एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग वो कितनी दे रखी है आपको 7। कितनी दे रखी है 7। मतलब ये हुआ कि जो हमारा मेन स्केल है उसकी लाइन से सर्कुलर स्केल है उसकी लाइन पे कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, तो कौन सा कर रहा है हमारा 7 मैच कर रहा है।
तो कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द वायर, हमको इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया निकालना है, कौन सा, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इंटू एल। तो पहले हमको निकालनी है क्या, डायमीटर निकालनी है, डायमीटर निकालें। तो डायमीटर के लिए उसने दे रखा है क्या, रीडिंग, ये दे रखी है। तो डायमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग कितनी है बेटा, 1.5 mm प्लस, अब सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी दे रखी है, 7। लिस्ट काउंट कितना आया, निकाल सकते हैं लिस्ट काउंट। अरे डिवीजन कितनी टोटल इस पे, टोटल डिवीजन इसमें दे रखी है वो दे रखी है हमको इसमें कितनी, 50, कितनी दे रखी है, 50। तो लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। पिच कितना दे रखा है, 0.05 डिवाइडेड बाय डिवीजन कितनी दे रखी है, 50। तो ये कितना आ जाएगा, जीरो, मेरे ख्याल से 0.5 दिया होगा, 0.5, हाँ इट इज 0.5। तो 0.01 क्या आ जाएगा हमारा, लीस्ट काउंट फिर से आ जाएगा, ये आगे लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 0.01, क्लियर। तो ये 0.07 प्लस में 1.5, तो कितना आ जाएगा, 1.57 डायमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1.57 डायमीटर आ जाएगा। तो डायमीटर का हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, रेडियस आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, रेडियस आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, 0.7, 0.785 अप्रॉक्स यही आएगा, 0.78, हाँ ठीक है 0.785 ये आ जाएगा रेडियस। तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो 2 पाई r l कर देना। तो फाइनल आंसर आपका निकल जाएगा, वो कितना आएगा हमारा, सब रखने के बाद 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझे बेटा, लेंथ को आप चेंज कर देना mm में कर सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा, 68 mm। या फिर जो भी आंसर आएगा हमारा उसको चेंज कर लो, या रेडियस जो आएगी हमारे mm में उसको चेंज कर लो, किसमें चेंज कर लो, mm में या फिर सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, सिग्निफिकेंट फिगर्स की। लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके बाद हम इस क्लास को एंड करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल बताता हूँ। जैसे देखिए पहला जो पॉइंट लिखा है मैंने, जैसे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिन डिजिट्स के बारे में हम श्योर हैं, ऐसे डिजिट्स जिनके बारे में हम श्योर हैं कि हमारा एग्जैक्ट यही आंसर आना है, उसके बाद का हमको नहीं पता कि अप टू व्हाट डिजिट्स वी आर श्योर, दैट विल बी कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो मान लीजिए अगर किसी नंबर में दे रखा है नॉन जीरो, हमारे पास क्या है, डिजिट्स हैं, तो दे ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें कितने आ जाएंगे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 आ जाएंगे, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि जीरो तो है लेकिन वो कैसे है, ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का मतलब दे आर इन बिटवीन दी टू नॉन डिजिट्स। तो उसके बाद देखेंगे तो इसमें भी कितनी आएंगे बेटा, 4। मैंने बोला कि 2 जीरो जो कि कैसी है, फंस चुकी है किसके, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो इसमें भी कितनी आएंगे बेटा, 4। इसमें कितने जाएंगे बेटा, 5। देखो है कि नहीं। अब इसमें देखिए क्या जीरो से पहले कोई नंबर है नॉन जीरो, नहीं है, नहीं है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी बचेंगी, 2। इसमें कितनी बचेंगी, इस जीरो से पहले कुछ नहीं है, बट जीरो से पहले ये तो क्या है, ट्रैप्ड है। तो 1 2 3 4, तो 4 इसमें आ जाएंगे। बात समझे। अब जब भी कभी डेसिमल के राइट पे जीरो है तो दे आर सिग्निफिकेंट, डेसिमल के राइट में जीरो तो दे आर सिग्निफिकेंट। इसमें कितने आ जाएंगे बेटा, 5। इसमें कितने आ जाएंगे बेटा, 5। तो 5 5 क्या इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर दे रखा है वो भी कैसा नेगेटिव, तो उसमें हमको क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेना है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें कितनी आएंगी, 2। इसमें कितनी आएंगी, 2। बात समझे। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे कई बार आप प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू की पूछेगी कि फाइनल आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा। जैसे 2.2 नंबर दिए, एक ये दिया एक ये दिया, तो फाइनल आंसर आएगा हमारा वही आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद। लेकिन जिस टर्म में हमारे पास कम क्या होंगी सिग्निफिकेंट फिगर, तो फाइनल आंसर हमको उसी में लेके आना है, ठीक है, 4.84। बात समझे। तो ये क्या आएगा इसका बेटा, फाइनल आंसर आएगा। ऐसा इसलिए बिकॉज इसके बारे में तो हम इतना श्योर हैं, इसके बारे में सिर्फ इतना ही श्योर है, तो फाइनल आंसर भी हमारा क्या आएगा, इतना ही श्योरिटी से आएगा। बात समझे। अगर माइनस होता तो भी आता, अगर डिवाइड होता तो भी आता, अगर प्लस होता तो भी आता, या फिर मल्टीप्लाई होता तो भी हमारा आता। मैं क्या बोला कि इसके बारे में हम ज्यादा श्योर हैं, इसके बारे में हम कम श्योर हैं। जिसमें कम श्योर है वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आंसर वो नहीं मतलब उसकी कैटेगरी का आंसर होगा हमारा। जैसे दोनों को ऐड करने से जो आंसर है उसको क्या करेंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे जिसमें कम होंगे। क्लियर है। इसके बाद आ जाइए राउंड ऑफ रिजल्ट में। राउंड ऑफ करने का तरीका,
कि अगर कोई नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद 2 दिया और 4 दिया, 2 दिया या कुछ भी दिया है, आप देखिए लास्ट डिजिट को आपको क्या करना है, ड्रॉप आउट करना है। क्या करना है, ड्रॉप आउट। अगर ये लेस देन 5 है तो उसको सीधे सीधे क्या कीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, और जो बीच से पहले का नंबर उसमें नो चेंज आएगा, तो 1.2 बचेगा। अगर ये ग्रेटर देन 5 है, क्या है बेटा, ग्रेटर देन 5, तो उससे पहले का जो डिजिट है उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1.3। बात क्लियर। अगर 5 है, 5 से पहले क्या है, 5 है, 5 से पहले क्या है, 5 से पहले क्या है, इवन है, क्या है बेटा, इवन। तो 5 के बाद 0 है, पहले इवन है, तो इसमें क्या आएगा बेटा हमारा, नो चेंज। अगर आप 5 को क्या करोगे, ड्रॉप करोगे, 5 है, 5 के बाद 0 है, लेकिन 5 से पहले क्या है, ऑड नंबर, तो उसमें क्या आएगा, चेंज, कितना, +1 होके, किसमें, 3 में। तो इस तरीके से आप राउंड ऑफ रिजल्ट क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप राउंड ऑफ कर सकते हो किसको, क्वेश्चंस को। जब भी कभी क्वेश्चंस का पूछा जाए कि राउंड ऑफ करके बताइए वैल्यू कितनी आएगी, कई बार इस चैप्टर से हमारा क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि राउंड करके बताओ रिजल्ट कितना आएगा। हमारा मैथमेटिक्स तो हो जाता है लेकिन राउंड ऑफ करने में दिक्कत आ जाती है, तो ये तरीका याद रखिएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है किसमें, एग्जाम में। बात समझे। मैं आपसे बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे हम चेक करते हैं किसमें कितने कितने हैं, और राउंड ऑफ कर कैसे करते हैं। क्लियर है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो हमारी होगी मोशन स्ट्रेट लाइन की, और इस टॉपिक से जो आपको डाउट है तो नीचे कमेंट में आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।